एक्स पार्टी डिवोर्स क्या है, एक्स पार्टी डिवोर्स की प्रोसीडिंग किस तरीके से होती है, इसमें जजमेंट किस तरीके से दी जाती है और एक्स पार्टी डिवोर्स जो है वो किस कंडीशन में किस सेक्शन के थ्रू लिया जाता है। तो दोस्तों जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि एक्स पार्टी डिवोर्स किस प्रकार से लिया जा सकता है। मैं नरेश कुमार एडवोकेट। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइमली बेसिस पर आपके पास आती रहे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों एक्स पार्टी डिवोर्स आप लोगों ने काफी सुना होगा कि एक्स पार्टी डिवोर्स ले लिया उस बंदे ने। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि एक्स पार्टी डिवोर्स किस तरीके से लिया जा सकता है। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि जो डिवोर्स लिया जाता है वो डिवोर्स कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल डिवोर्स। तो म्यूचुअल डिवोर्स के अंदर जो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग 13B सेक्शन के अकॉर्डिंग इसमें पिटीशन फाइल होती है और जब कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल होती है तो उसके अंदर फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन होते हैं और उसके बाद फाइनल ऑर्डर दिया जाता है, जजमेंट जो कोर्ट के द्वारा दी जाती है। तो इस तरीके से 13B की पिटीशन फाइल करके आप म्यूचुअल डिवोर्स ले सकते हैं। लेकिन इसमें भी बहुत सारी टर्म कंडीशन होती हैं, जैसे कि 1 ईयर का सेपरेशन टाइम होता है, कुछ जो कोर्ट है मीडिएशन कराती हैं। तो इस तरीके से लगभग 1-1.5 साल के अंदर ये पूरी प्रोसीडिंग टाइप में होती है जो इजीली तौर पर आप लिया जा सकता है म्यूचुअल डिवोर्स। तो सेकंड नंबर पर आता है कंटेस्टेड डिवोर्स। कंटेस्टेड डिवोर्स होता है जिसमें कि एक पार्टी डिवोर्स चाहती है और एक पार्टी जो है वो डिवोर्स नहीं चाहती। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हस्बैंड डिवोर्स चाहता है और वाइफ डिवोर्स देना नहीं चाहती, तो उस कंडीशन में आप कंटेस्टेड डिवोर्स कोर्ट के अंदर फाइल करते हो, जो कि सेक्शन 1, 12, 13 और सबसे सब क्लॉज सेक्शन 1 के अंदर ये डिवोर्स पिटीशन फाइल की जाती है अलग अलग ग्राउंड के हिसाब से। जैसा कि मैंने बताया आपको कि कोई भी जब पिटीशन फाइल करता है हस्बैंड या वाइफ दोनों में से, कोर्ट के अंदर पिटीशन जाती है और एक पार्टी अगर डिनाई करती है कि वो डिवोर्स नहीं देना चाहती, तो कोर्ट के अंदर जो हम ग्राउंड बनाकर कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल कर देते हैं, तो उसके अंदर कोर्ट का जो काम होता है, जैसी पिटीशन कोर्ट के अंदर जाती है कोर्ट ऑर्डर करती है, सम्मन करती है अपोजिट पार्टी को, रिस्पोंडेंट को। तो इसमें क्या होता है, जब भी कोर्ट, अब ये सम्मन भी 2 तरीके से हो जाता है। पहला सम्मन जो कोर्ट के थ्रू पार्टी के पास पहुंचता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हस्बैंड ने पिटीशन फाइल की है, उसके बाद कोर्ट ऑर्डर करेगी उसकी वाइफ को जो सम्मन जाएंगे। दूसरे तरीके से होता है कि जो आपके एडवोकेट होते हैं वो दस्ती सम्मन बनवा लेते हैं और वो दस्ती सम्मन बाय कोरियर बाय पोस्ट के थ्रू पार्टी के पास पहुंचाते हैं। अगर पार्टी के पास सम्मन पहुंचते हैं और पार्टी उन्हें लेने से मना कर देती है, कई बार ऐसा होता है मकान जो होता है वो बंद मिलता है, तो उस कंडीशन में कोर्ट 1 से 3 बार तक ट्राई करती है कि फर्स्ट बार हमने सम्मन भेजा, अगर वहां पर डिलीवर नहीं हुआ तो सेकंड बार कोशिश करते हैं। इस तरीके से 1 से 3 बार तक कोशिश की जाती है। बाकी मोस्ट ऑफ टाइम में जब भी पार्टी के पास सम्मन जाता है और वो डिलीवर हो जाता है, उसको पार्टी एक्सेप्ट कर लेती है, तो उस कंडीशन में वो कोर्ट के अंदर टाइमिंग उसमें लिखा होता है कि भाई ये टाइम है कोर्ट में, इतने बजे तक आपको आना है, जो सम्मन होता है। तो पार्टी कोर्ट के अंदर अपीयर होती है। तो इस तरीके से ये पूरी जो प्रोसीडिंग है इसको बोलते हैं कंटेस्टेड डिवोर्स। अब इसके बाद आता है एक्स पार्टी डिवोर्स। तो जब कोई भी हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी जब पिटीशन फाइल करते हैं कोर्ट के अंदर कंटेस्टेड डिवोर्स की तरह सेक्शन 1, 12 और 13 सब क्लॉज सेक्शन 1 के अंदर, तो जब पार्टी के पास सम्मन डिलीवर हो जाता है और पार्टी कोर्ट के अंदर 1 टाइम आती है या फिर 1 टाइम नहीं आती, तो उस कंडीशन में जो कोर्ट की जो पूरी प्रोसीडिंग चलती है वो एक्स पार्टी चलती है, जिसको हम एक्स पार्टी डिवोर्स कहते हैं। एक्स पार्टी डिवोर्स में हम ये जानेंगे कि किस तरीके से क्या क्या चीज की जाती है। तो मैं बात करता हूं कि कंटेस्टेड डिवोर्स की तरह ही पिटीशन फाइल की जाती है एक्स पार्टी डिवोर्स में। लेकिन उसमें क्या होता है, कंटेस्टेड डिवोर्स के अंदर तो दोनों पार्टियां कोर्ट के अंदर आती हैं और प्रोसीडिंग चलती है, एविडेंस होते हैं, सारी चीजें होती हैं, उसके बाद जजमेंट पे केस जाता है। लेकिन इसमें एक्स पार्टी डिवोर्स जो होता है, एक्स पार्टी डिवोर्स के अंदर
पार्टी के पास सम्मन तो डिलीवर होता है, लेकिन वो कोर्ट में अपीयर नहीं होती। तो उसमें क्या होता है, जितने भी जो एविडेंस होते हैं वो सारे एक्स पार्टी होते हैं, यानी कि एक पार्टी के बिना कोर्ट के अंदर आकर सारे जो विटनेस होते हैं वो किए जाते हैं। तो उस कंडीशन में जो भी पिटिशनर होता है वो अपना बाय वे ऑफ एविडेंस देता है एफिडेविट के थ्रू, और अगर वो चाहे तो अपने बिहाफ पर और भी एविडेंस करा सकता है। तो मोस्ट ऑफ टाइम में तो जो कोर्ट है वो अलाउ कर देती है कि हाँ आप अदर विटनेस को भी कोर्ट में बुला सकते हैं और अपने जो है एविडेंस करा सकते हैं। लेकिन ये कोर्ट की अपनी पावर है, कई बार डिसमिस भी कर देती है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम में अलाउ कर देती है। तो जितने भी विटनेस किए जाते हैं, विटनेस जो कोर्ट के अंदर आते हैं, वो दूसरी पार्टी के उसमें नहीं इन्वॉल्व होती है, तो इसलिए इसको एक्स पार्टी डिवोर्स कहते हैं। तो एक्स पार्टी डिवोर्स के अंदर पिटीशन फाइल हुई, उसके बाद विटनेस जो भी आए उनकी गवाहियां हुई, उसके बाद वो आर्गुमेंट पे चला जाता है केस। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम में जो जजेस होते हैं वो बोलते हैं कि भाई आर्गुमेंट तो, क्योंकि दूसरी पार्टी तो होती नहीं वहां पर, तो इसलिए आर्गुमेंट भी बस ऐसे ही होता है। तो इसीलिए आर्गुमेंट पे केस जाता है, और कई बार आर्गुमेंट भी नहीं होता और उसके बाद डायरेक्ट ऑर्डर पे केस चला जाता है। तो कोर्ट अपने ऑर्डर देती है जिसको एक्स पार्टी ऑर्डर बोलते हैं। तो इस तरीके से एक्स पार्टी विटनेस दिए जाते हैं, ऐसे ही एक्स पार्टी जजमेंट आती है। तो इस तरीके से अगर एक पार्टी कोर्ट में अपीयर है और दूसरी पार्टी कोर्ट में अपीयर नहीं है, तो इस पूरे प्रोसीडिंग को एक्स पार्टी डिवोर्स बोला जाता है। अब हम बात करेंगे, अगर कोई भी जैसे कि मान लीजिए एक्स पार्टी डिवोर्स के लिए जो पिटीशन फाइल हुई और दूसरी पार्टी उसमें आई नहीं, और जज साहब ने ऑर्डर भी जजमेंट भी दे दी। अगर वो जजमेंट दे दी जाती है और उसके बाद जो अपोजिट पार्टी होती है उसको ये मतलब पता चलता है कि हाँ मेरा मतलब डिवोर्स हो चुका है, तो वो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं। अगर अपोजिट पार्टी यानी कि अगर हस्बैंड ने पिटीशन फाइल की थी और वाइफ को ये पता नहीं कि मेरा डिवोर्स हो गया है, तो उस कंडीशन के अंदर उनके पास टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वो रूल 6 ऑर्डर 9 में जो जजमेंट आती है, ऑर्डर जो देते हैं जज साहब, उसके अगेंस्ट में सीपीसी का ऑर्डर 9 रूल 13 में ये एक पिटीशन फाइल होती है कोर्ट के अंदर, जहां पर अपोजिट पार्टी ये चीजें बताती है कि भाई मेरे पास सम्मन डिलीवर नहीं हुआ था, या फिर मैं अपने जॉब के सिलसिले में कहीं बाहर था, मैं बीमार था, या फर्दर और अदर जो भी रीजन होते हैं वो उसमें बताए जाते हैं। और उस पिटीशन में सारी क्लियरली चीजें लिखी जाती हैं कि मैं किस वजह से कोर्ट में अपीयर नहीं हो पाया। अगर कोर्ट ने उसको अलाउ कर दिया तो दोबारा सारी प्रोसीडिंग होंगी, सारे विटनेस होंगे और सारे जजमेंट जो भी उसके अंदर दिखाई गई थी कोर्ट के अंदर जजमेंट, तो वो सारी चीजें एक एज ए कंटेस्टेड डिवोर्स की तरह दोबारा प्रोसीडिंग चालू हो जाती है। तो अपोजिट पार्टी के पास भी चांसेस होते हैं कि वो अगर जजमेंट के अगेंस्ट में एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। लेकिन अगर कोर्ट ने वहां पर ऑर्डर दे दिया है और अपोजिट पार्टी ने एप्लीकेशन लगाई और कोर्ट ने डिनाई कर दिया, उसको निरस्त कर दिया, तो उस कंडीशन में अपोजिट पार्टी के पास ये ऑप्शन होता है कि वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक्स पार्टी डिवोर्स की सारी प्रोसीडिंग है जो मैंने इस वीडियो में आपको क्लियर की। लेकिन अगर आपने ये भी देखा होगा कई बार कि जब एक्स पार्टी डिवोर्स ले लिया जाता है, ऑर्डर आ जाता है, तो पार्टी तुरंत ही शादी कर लेती है। लेकिन ऐसे टाइम पीरियड में जजमेंट आने के 90 डेज का टाइम पीरियड होता है जिसमें आप अभी शादी नहीं कर सकते हैं। तो 90 डेज के बाद आप शादी आपकी वैलिड मानी जाती है। लेकिन हमने देखा है कि काफी बार ऐसा होता है कि ऑर्डर आया और ऑर्डर आने के 2-3 दिन के बाद ही शादी कर ली। लेकिन अगर अपोजिट पार्टी ने कोर्ट के थ्रू स्टे ले लिया तो वो आपकी शादी नहीं मानी जाएगी, वैलिड नहीं मानी जाएगी। इसीलिए जब कोर्ट का ऑर्डर आता है, जजमेंट आता है, तो जजमेंट आने के 90 डेज का टाइम मिलता है अपोजिट पार्टी को कि वो भी अगर अपना पक्ष रखना चाहे तो 90 डेज के अंदर वो अपना अपील फाइल कर सकती है, अपनी पिटीशन फाइल कर सकती है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसीडिंग जो होता है ये एक्स पार्टी
डिवोर्स बोला जाता है। तो अगर एक्स पार्टी डिवोर्स किसी को चाहिए तो उसमें यही चीज होती है कि एक बंदा होता है, यानी एक पार्टी होती है और दूसरी पार्टी कोर्ट में अपीयर नहीं होती। सारी चीजें होती हैं, जो भी एविडेंस होते हैं वो सारे एक्स पार्टी होते हैं, जजमेंट एक्स पार्टी होती है। 90 डेज का ऑलरेडी टाइम मिलता है जजमेंट आने के बाद अपोजिट पार्टी को, कि वो वहां पर दोबारा कोर्ट के अंदर आकर सब चीज बता सके। तो आई होप इस वीडियो के अंदर मैंने सारी चीजें क्लियर की कि किस किस तरीके से क्या क्या चीजें होती हैं डिवोर्स के अंदर, किस तरह प्रकार के डिवोर्स होते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो के थ्रू सारी जानकारियां मिल चुके होंगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल और आपके इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियो जितनी भी हैं वो आपके यूजफुल होती हैं और आपको टाइमली बेसिस पर मिलती रहें। मैं नरेश कुमार एडवोकेट, थैंक यू वेरी मच।